बहुत ज्यादा हिंसक विद्रोह था, ये काफी ज्यादा। अभी तक इंडिया में जितना वॉयलेंस होता था वो वॉयलेंस वाज द मोनोपोली ऑफ द कॉलोनाइजर्स। ये जो अंग्रेज लोग थे वो ही पूरे के पूरे इंडिया में अभी तक वॉयलेंस किए थे। ये पहला बार हुआ था कि इतना सैवेज वॉयलेंस जो अंग्रेज लोग जितना क्रूरता दिखा सकते थे उतना ही क्रूरता इंडियन लोग भी दिखाए। तो ये क्रूरता में मोनोपोली टूट गया अंग्रेज लोगों का। ये बहुत एक क्रूर वॉयलेंस था जिसमें कि औरतों और बच्चों को भी मारा गया, जिसको कि शुरुआत में जब रिवोल्ट हुआ तो निश्चित तौर पे जो सिपाही थे, इस सिपाही का अपर हैंड था और ये ऑफिसर लोगों को मार डाले। कानपुर में हम लोग देखे थे कि सती घाट में औरतों और बच्चों को भी मारा गया। तो इसका इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट जो हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। एक छोटा सा मैप बना लेते हम लोग। तो ब्रिटेन में आप एकदम आज का गोदी मीडिया जैसा सीन समझिए कि नफरत फैलाया जाए कैसे, केवल अपना एंगल से चीजों को देखा जाए। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में उस समय गोदी मीडिया के रूप में ये तो नहीं था, मतलब टेलीविजन, लेकिन पेपर्स थे। तो पेपर में ऐसे आर्टिकल्स छपते थे, ऐसे फोटो छपते थे, ऐसे कार्टून छपते थे जिससे कि ब्रिटेन की जनता भड़क जाए। मतलब ब्रिटेन में पूरा का पूरा जो माहौल हो गया, ऐसा माहौल जनता जो चाहती है पेपर वो लिखते हैं और पेपर जो लिखते हैं उसे जनता में माहौल बनता है। ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। तो यहाँ पर नफरत को फीड किया जा रहा था। तो ब्रिटेन के जो पेपर्स थे वो प्रतिशोध का बात जो था वो लिख रहे थे और ब्रिटेन में पूरा का पूरा माहौल बन गया कि जो हमारा सम्मान को जो खतरा पहुंचा है और जो ब्रिटिश ताकत को जो खतरा पहुंचा है उसका बदला लिया जाना चाहिए। खून का बदला खून और विद्रोह का सजा केवल और केवल मृत्युदंड हो सकता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो माहौल था वो बहुत ही पैशनेट था और लोग वहां का बदला लेने का डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटेन से सेना कूच की और साथ ही साथ इंडिया का भी कुछ हिस्सा था जो कि मोर और लेस शांत पड़ा हुआ था। उस हिस्से से भी सेना जो है वो कूच की। तो खास करके पंजाब और नेपाल और जो भी इंडिया में जो सैनिक थे जो सैनिक विद्रोह का हिस्सा नहीं बने थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वो भी विद्रोह से मुक्ति था। खैर, तो बात यह है कि मैसिव सप्लाई ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन एंड पर्सन इंडिया को फिर से एक तरह से अंग्रेजों को फिर से जीतना पड़ा। पहले एक बार जीत चुके थे, फिर से जीतना पड़ा। तो जीतने से पहले वो लोग कई सारे लॉ पास किए अंग्रेज लोग, मतलब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। तो कॉल फॉर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे, कॉल फॉर रिवेंज इन ब्रिटेन। मेनी laws and regulations were passed to deal with the revolt. रिवोल्ट से निपटने के लिए कई सारे रेगुलेशंस पास किए गए, कई सारे लॉ पास किए गए। लॉ जो थे वो पास किए गए ये मई और जून में, मई जून। मार्शल लॉ इन नॉर्थ इंडिया। इसके अलावे न केवल ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स बल्कि ब्रिटिश सिटीजन को भी यह पावर दे दिया गया कि वो विद्रोह का केस का फैसला कर सके और सजा दे सके। जो ऐसा कानून सब बनाया गया जो रियलिटी में देखा जाए तो कानून था ही नहीं, मतलब कानून खत्म करने का कानून पास किया गया।
नॉर्थ इंडिया अंडर मिलिट्री कमांड, मिलिट्री जो होगी कुछ भी कर सकती है विद्रोह को कुचलने के लिए, पावर दे दिया गया। इसके लिए बोला गया कि ब्रिटिश ऑफिसर जो होंगे वो खुद ही फैसला करेंगे रिबल लोगों का कि कौन क्या गलती है, किसका गलती है, किसका नहीं है, और उसको सजा भी दे पाएंगे। न केवल मिलिट्री ऑफिसर बल्कि ब्रिटिश सिटीजन भी फैसला कर सकेंगे कि किसका गलती है, किसका नहीं है, और उसको सजा दे सकेंगे। मतलब कि पूरी तरह से देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा आर्बिट्ररी पावर जो हुआ पहले ले लिया गया। कुचलने से पहले, विद्रोह को तो बाद में कुचला गया, कुचलने से पहले आर्बिट्ररी पावर जो थे वो ले लिए गए। अब जो है दिल्ली पर सबसे पहले फोकस किया गया, क्योंकि दिल्ली का सिंबॉलिक वैल्यू था। तो एक फोर्स जो चली वो कलकत्ता से चली और एक फोर्स चली पंजाब से। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली का ही बात करेंगे। दिल्ली, एक फोर्स कलकत्ता से और एक फोर्स पंजाब से दिल्ली को बढ़ी। जून में, मई में तो दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। जून में दिल्ली पर वापस कब्जा लेने के लिए कोशिश शुरू हुई, लेकिन दिल्ली में कब्जा लेते लेते सितंबर लास्ट चला आया। 20 सितंबर को दिल्ली पर कैप्चर हो पाया। 20 सितंबर करीब करीब, हाँ 1857, करीब करीब 3-4 महीना जो था दिल्ली विद्रोही के कब्जे में रहा। 4 महीना लगभग। जून से शुरू करके इनको क्यों हो गया सितंबर? इसलिए हो गया कि जो विद्रोही थे वो चारों तरफ से आकर के दिल्ली में इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इनके लिए भी दिल्ली का सिंबॉलिक वैल्यू था। तो यहाँ पर जॉन निकोलसन जो कब्जा लेने के लिए आया था, निकोलसन यह मारा गया, मतलब इसको चोट लगा, उसके बाद मारा गया। और यहाँ पर एक था लेफ्टिनेंट हडसन, ये भी दिल्ली को वापस कैप्चर करने के लिए आया हुआ था और दिल्ली पर कैप्चर लिया। इस समय में मुगल राजकुमार थे, बादशाह के बेटे और कुछ पोते, ये हुमायूं का मकबरा में शरण लिए हुए थे। हडसन उनको खोज लिया और वहीं पर पकड़ करके मार डाला। ऐसा कहते हैं कि उनका सिर को काट करके बहादुर शाह को दिखाया गया था। तो एक बहादुर शाह का रिलेटिव था, उसका नाम था इलाही बख्श का जो था उसका ट्रीचरी के कारण बहादुर शाह पकड़ा गया। तो ये बहादुर शाह के बारे में बता दिया। तो बहादुर शाह के ऊपर में केस चलाया गया। बहादुर शाह और उसकी वाइफ जीनत महल, इन दोनों को रंगून भेज दिया गया। रंगून तो म्यांमार, बर्मा। तो ये भेजा गया इन लोगों को 1858 में, अक्टूबर 1858, 1 महीना तक ट्रायल चला और डेथ जो हुआ है बहादुर शाह का वो हुआ है नवंबर 1862 में। 1862 इस तरह से दिल्ली के साथ, दिल्ली में बहादुर शाह जफर का निर्वासन के साथ मुगल डायनेस्टी खत्म होता है। हम लोग जब मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं 1526 to 1858, ठीक है, 1526 to 1858, जिसमें कि हम लोग 1526 से 1707 तक लिखते हैं ग्रेट मुगल्स। ऐसा लिखते हैं ग्रेट मुगल्स, क्योंकि बहुत पावरफुल थे। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं लेटर मुगल्स। ये जो लेटर मुगल्स थे ये पावरफुल नहीं थे, लेकिन नाम तो था। फिर भी मुगल बादशाह था, भले पेंशन लेता था। 1858 में फाइनली ये जो लीनेज था, ये लीनेज करीब करीब 300 साल बाद, 300 साल शासन करने के बाद ये लीनेज खत्म होता है। और रंगून में इस आदमी का डेथ हो गया।
4 साल रंगून। थोड़ा बहादुर शाह के बारे में बोल देते हैं। बहादुर शाह जो है ये ठीक है, यहाँ पर तो लीडरशिप का बात हम लोग की कि लीडरशिप वो अच्छा नहीं दे पाया, लेकिन जैसा कि मुगलों का ट्रेडिशन था, मुगल खानदान इन जनरल पढ़े लिखों का खानदान था, एंड दे वेर लवर्स ऑफ, दे वर कल्चर्ड, सांस्कृतिक लोग थे, पढ़ने लिखने वाले, कविता वाले, ड्राइंग वाले लोग थे। लोग जहांगीर ड्राइंग बनाता था, पता है आप लोगों को। और ये जो था ये बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा। ठीक, ये मिर्जा गालिब का गुरु था। अभी इसके काम से बहुत लोग अभी भी उनका रोजी रोजगार चल रहा है बहादुर शाह के कारण। तो जैसे ये पहुंच गया रंगून तो वहां पर कुछ शायरी लिखा, जैसे कि कुछ बता रहे हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। अच्छा, उजड़े दयार में यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता है। इस किसकी बनी है आल में ना पायदार में, इस अस्थिर दुनिया में किसका काम हुआ है। कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल ताकदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। 2 गज जमीन भी अपना देश में नहीं मिला है। एक्चुअली कुएं यार का जगह, लेकिन हम ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो ये इस तरह का ये लिखता था। अभी भी लोग इसको गाते हैं, गा करके पैसा कमाते हैं विदाउट रॉयल्टी, कि कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। यहाँ मैं किस से कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ कौन इतना करीब है। अच्छा चलिए, तो खैर हम थोड़ा बहुत सुना दिया आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा बहादुर शाह, दिल्ली पर कैप्चर हो गया। अब आते हैं हम लोग कि दिल्ली के बाद क्या। तो दिल्ली में, खैर दिल्ली में जो था ये बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कौन ब्रिटिश लोगों के साथ लॉयल रहा था, कौन विद्रोह में भाग लिया था। ये बल्कि लोगों को इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हुई थी दिल्ली में। कहते हैं कि ये नादिर शाह का जो आक्रमण था उससे भी ज्यादा इसमें वॉयलेंस हुआ था। इसके बाद आ गए हम लोग गंगेटिक प्लेन, मतलब ये सब एरिया में, इधर के एरिया में कवर कर रहे हैं कि इधर के एरिया में क्या कैसे जीते। तो इधर के एरिया में इन लोगों को पॉपुलर रिवोल्ट का सामना करना पड़ा था, और करीब करीब 3/4 ऑफ द मेल ये जो थे ये विद्रोह के पार्ट थे। मतलब 75% जो लोग थे वो विद्रोही हो चुके थे। गांव, इनको गांव, एक एक गांव को फिर से जीतना पड़ा। इस एरिया में मार्च 1858 के बाद में धीरे धीरे करके ये कंट्रोल करने लगे थे। तो ब्रिटिश लोग खास करके इस एरिया में न केवल अपना ताकत का इस्तेमाल किए, गोरखा फोर्स भी यहाँ आई थी, न केवल ताकत का इस्तेमाल किए बल्कि लोगों को तोड़ने का भी कोशिश किए। और तोड़ने का कोशिश किए खास करके वैसे लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार जो कि मतलब, बल्कि उनको लालच दिया गया कि अगर आप हमारे साथ लॉयल रहेंगे तो आपका ताल्लुक वापस कर देंगे, जो ताल्लुक पहले से लोग ले लिए थे। इसके अलावा अगर डिसलॉयल रहेंगे तो आपका ताल्लुक ले करके जो लॉयल लोग होंगे उनको दे देंगे। तो ये जो लालच था, ये लालच से भी वो कुछ लोगों को वो तोड़ने में सफल रहे। तो हजरत महल लखनऊ, तो लखनऊ में ये कैप्चर ले लिए मार्च 1858। जो रानी थी वो भाग्य नेपाल। रानी मतलब हजरत महल नेपाल, क्योंकि नेपाल अंग्रेजों का अधीन नहीं था। तो
या और गोरखा रेजिमेंट का मदद से, गोरखा रेजिमेंट, सर कॉलिन कैंपबेल, ये गोरखा रेजिमेंट का मदद से लखनऊ पर कब्जा किया मार्च 1858 में। और दिसंबर में यही आदमी, दिसंबर 1858, कॉलिन कैंपबेल ही ये कब्जा किया कानपुर। नाना साहब भी जो था वो नेपाल चल भाग गया। तो यहाँ लिख देते हैं नाना साहब, नाना साहब, और यहाँ पे थे हजरत महल। ये लोग दोनों ही नेपाल भाग गए, जिसके बाद इनके बारे में सुना नहीं गया। नॉर्थ इंडिया यानी कि ये सारे के सारे एरिया में कैप्चर कर लिया गया। तो यहाँ से तात्या टोपे जो था वो सेंट्रल इंडिया भाग गया, सेंट्रल इंडिया भाग गया, झांसी की रानी के साथ अभियान किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जो थी वो जून 58 में लड़ते हुए मारी गई। और इसको हराने वाला जो पर्सन था उसका नाम था ह्यू रोज। अवंती बाई कहाँ रिवोल्ट की थी? अवंती बाई रामगढ़, ठीक है। तो ये जो है रामगढ़ में अवंती बाई थी। तो अवंती बाई ये जो थी, ये एक खेरी में एक बैटल में जीत हासिल की थी। एक बैटल था खेरी का बैटल में एक जीत हासिल की थी। लेकिन जब अंग्रेजों से वो घिर गई तो वो अपना जान दे दी। तात्या टोपे जो था वो थोड़ा लंबा टाइम तक लड़ता रहा, मतलब लोकल ट्राइबल लोगों के हेल्प से लड़ता रहा। लेकिन उसको एक मान सिंह नाम का आदमी था जो कि अंग्रेजों को सौंप दिया। तो ट्रेचरी ऑफ मान सिंह का ट्रेचरी हुआ, तात्या टोपे पकड़ा गया, हैंग्ड, तात्या टोपे हैंग्ड। तो ये जो था ये 1859 का बात है। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि विद्रोह जो छीट फूट जो भी चलता रहा वो 1859 तक में कंप्लीटली इट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो हम ये बात कर रहे थे कि 59 तक विद्रोह जो था वो पूरी तरह से कुचल दिया गया था। तो एक शॉर्ट में एक टाइमलाइन हम लोग बना लें ताकि हम लोग के दिमाग में बैठ जाए बात। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, थोड़ा सा बना लेते हैं। हम लोग थे 1857 में हम लोग देखे थे कि मार्च अप्रैल में कुछ जगह पे रिवोल्ट हो रहे थे, बहरामपुर, बरकपुर और अवध। और हम लोग 10 मई में चलते हैं, 10 में मेरठ, ठीक है। यहां से चलते हैं हम लोग और ये वाला रेड एरिया बना देते हैं। यहां पर आफ्टर मच वॉयलेंस रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, 20 सितंबर 1857। 4 महीना में दिल्ली पर रिकैप्चर हो गया। रिकैप्चर करने में आप लोग देखे निकोलसन मारा गया, पढ़े थे अभी हम लोग। और हडसन जो था वो हडसन बहादुर शाह के बेटों और पोतों को मार डाला, बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद लोग दिमाग लगाएं ये पूरा का पूरा एरिया में, ये जो एरिया था 58 तक ये एरिया पे भी कब्जा कर लिया गया था, 1858 का लास्ट तक। तो हम लोग ये देखे 1858 में हम लोग देखे पहले मार्च में लखनऊ में कैप्चर हो गया, मार्च लखनऊ। और हम लोग देखे कि अच्छा ये हो गया हमारा, लखनऊ हो गया हमारा मार्च। और जून में झांसी, और हम लोग देखे थे दिसंबर में कानपुर।
ठीक, बाकी जो बचा खुचा जगह था वो जगह पर 59 में कैप्चर हो गया। यानी 59 तक सारे के सारे लोग या तो मारे जा चुके थे या भाग चुके थे। 2 लोग भाग चुके थे, नाना साहब और हजरत महल, ये दोनों भागे नेपाल। वहां पर फिर कुछ नहीं सुना गया इनके बारे में कि फिर क्या हुआ, तो वहीं पे इनका डेथ हुआ। और जो लोग 59 तक बाकी लोग जो मारे गए वो मारे गए खान बहादुर खान। खान बहादुर खान कहाँ का था ये, बोलिए? बरेली, हाँ ठीक ना, बरेली का था। अच्छा, खान बहादुर खान जो था इसका डेथ हो चुका था। बख्त खान पढ़ा चुके हैं, बख्त खान, ठीक पढ़े ना कि उसके बाद वहां से दिल्ली से चला गया कहां पर, लखनऊ, ये भी मारा गया। राव साहिब, राव साहिब, ये राव साहिब जो है इसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, ब्रदर ऑफ नाना साहब, ऑफ नाना साहब। ये जो था इसका भी डेथ हो गया। मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे के सारे लोग मारे गए। 2 लोग भाग गए, इनका बारे में बात कर चुका है। जो रिवोल्ट का सप्रेशन था, इट वाज वेरी वेरी रूथलेस। बनारस में एक कैप्टन नील था, कर्नल नील, वो सप्रेशन किया। नील बनारस में ऐसा कहते हैं कि ये इतना मतलब रूथलेस सप्रेशन था कि कहते हैं कि जो एडोलेसेंट लड़के, जो उदंड लड़के होते हैं, उन लड़कों को भी वो पकड़ करके फांसी पर लटका दिया। बोलते हैं कि बनारस का जो पेड़ सब था उस सब में लाशें लटकी हुई थी। तो ये बनारस में इस तरह से रूथलेस बल पूरा का पूरा दिखाता है कि कितना रूथलेस था। एक्चुअली वॉयलेंस जो था ये दोनों साइड से जो था ये बहुत ही ज्यादा हुआ था इस रिवोल्ट में। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में जो हमारा जानकारी है वो जानकारी कहां कहां पे लैक करता है। लैक करता है ये है कि 1857 का इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि कैसे उसका रिकंस्ट्रक्ट करें। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग जो भी किए उनके रिकॉर्ड्स हैं कैसे रिवोल्ट को कुचला गया, लेकिन जो सिपाही लोग क्या चाह रहे थे, किस तरह से प्लान कर रहे थे, और वो लोग का जो भी हीरोइज्म रहा उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एक कि उस समय में लिटरेसी कम था लोगों का, तो लोग जो कर रहे थे उसका रिटन रिकॉर्ड वो रख नहीं पाए। और दूसरी बात कि वो रिटन रिकॉर्ड अगर रखने का हालत में भी थे तो भी नहीं रखे, क्योंकि देखने में तो उनका काम इलीगल था, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो रिकॉर्ड जो था उन्हीं के खिलाफ में काम आता, तो वो रिकॉर्ड रखे नहीं। ठीक, तीसरी बात ये है कि अंग्रेज लोग जब वापस लड़ाई किए तो इनके सारे रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिए। आपको पता होगा कभी भी पुलिस जब नक्सलाइट एरिया में अटैक करती है तो उनका जो साहित्य होता है, आप देखे होंगे तो साहित्य पकड़ाता है ना उनका, तो न्यूज आता है कि नक्सली साहित्य रखा हुआ था, तो वो उसको वो खत्म करते, तो ये उनका रिकॉर्ड जो थे वो खत्म कर दिए। और अंग्रेज लोग इससे इतना मतलब घबराए हुए थे इस रिवोल्ट से कि कई सालों तक किसी को भी 1857 का रिवोल्ट के बारे में कोई भी फेवरेबल बात नहीं लिखने देते थे, कई सालों तक। तो एविडेंस जो है वो खत्म होते चलेगा, क्योंकि उस समय का लोग का डेथ हो जाएगा, अगर उसके बाद लिखेंगे तो बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो एविडेंस है उसका कमी है 1857 का। मतलब अंग्रेज लोग का साइड का सारा स्टोरी हमारे पास, उनका पक्ष, जिसको बोलेंगे उनका पक्ष क्या था। जैसे बोलेंगे ना कि हमारे बच्चों को और हमारी महिलाओं को मार दिया था कानपुर में, लेकिन जो इनके पक्ष थे वो हमारे सामने में नहीं आ पाए। ठीक है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नैरेटिव
ऑफ द सेपोइज। सिपाहियों का वर्जन नहीं मिल पाया है क्योंकि वो इलिटरेट थे, ज्यादातर लिख नहीं पा रहे थे। दूसरी बात कि सीक्रेटिव एक्शन, उनका जो एक्शन था वो गोपनीय रखना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा वो मतलब डॉक्यूमेंट छोड़े भी नहीं। तीसरी बात है कि वो अंग्रेज लोग जब उन पर अटैक किए तो उनका मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका जो भी वर्जन था। और बाद में भी ब्रिटिश लोग इस सब्जेक्ट पर नहीं लिखने दिए लोगों को। तो 1857 में हमारे पास हमारा दिक्कत यह है कि we have to depend on official accounts for reconstruction of revolt of 1857। अच्छा, ये हम राय रहने देते हैं क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, तो वो थोड़ा अलग से ही पढ़ाना ठीक रहेगा।